नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय एवं पेशे से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है। व्यवसाय के अंदर वाणिज्य, व्यापार की सहायक क्रियाएं, निर्माण कार्य आदि शामिल है। तो वाणिज्य की अगर बात की जाए तो वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं दोनों शामिल होती है। व्यापार का मतलब कोई करदाता, कोई व्यक्ति वस्तु का क्रय करता है और विक्रय करता है। एक तरफ से खरीदता है और दूसरी तरफ बेच देता है, क्रय विक्रय का काम करता है और बीच में अपना प्रॉफिट जोड़ देता है। व्यापार की सहायक क्रियाएं जैसे बैंकिंग सेवाएं हैं, बीमा सेवाएं हैं, यातायात सुविधाएं हैं, संचार सेवाएं हैं, ये सारी व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती है। तो अगर कोई करदाता व्यापार की सहायक क्रियाओं में लगा हुआ है तो भी वो व्यवसाय माना जाता है उसका। इसी प्रकार हमने बात की थी निर्माण कार्य की। तो निर्माण कार्य का मतलब होता है कोई कच्चा माल खरीद कर कोई नया उत्पाद बनाता है, कोई तैयार माल निर्मित करता है, तो वो निर्माण कार्य या उत्पादन कार्य कहलाता है। तो व्यवसाय एक व्यापक शब्द है। व्यवसाय में वाणिज्य, व्यापार की सहायक क्रियाएं एवं निर्माण कार्य शामिल है। फिर हमने बात की पेशा की। तो पेशे के अंतर्गत जो व्यक्ति अपनी बौद्धिक योग्यता से, शैक्षणिक योग्यता से या फिर अपने कार्य कुशलता से कोई व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाता है वो व्यक्ति पेशाकार कहलाता है या पेशे से आय कमाने वाला व्यक्ति कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, इंजीनियर है, ये सारे जो है कार्य हैं वो पेशा कहलाते हैं। और पेशे में वृत्ति भी शामिल है। हमने बात की कि जो वृत्ति है उस वृत्ति में कोई बौद्धिक या शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, उसमें अनुभव और कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। जैसे धोबी है, सुनार, खाती, कोई लेखक है, कोई नृतक है, कोई संगीतज्ञ है, कोई गायक है, तो ये सारे कार्य वृत्ति कहलाते हैं। तो पेशे में वृत्ति भी शामिल है। तो व्यवसाय और पेशा क्या होता है, पेशे में वृत्ति भी शामिल होती है। तो इसके अलावा हमने बात की थी कि व्यवसाय और पेशे के आय में सट्टे से आय भी शामिल है। सट्टे की हमने बात की थी कि सट्टे से आय में कौन सी आय शामिल की जाती है। सट्टे से हमारा तात्पर्य होता है कि सट्टा भी किसी वस्तु के खरीदने और बेचने का अनुबंध होता है, लेकिन ये जो अनुबंध किया गया है खरीदने और बेचने का, उसका क्रियान्वयन तत्काल नहीं किया जाता। उसका क्रियान्वयन भविष्य में किसी निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। और सट्टे में वस्तु का या फिर कोई अगर सट्टा अंशों और स्टॉक के संबंध में है तो उनका वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया जाता। और जो राशि का अंतर होता है उस राशि के अंतर के आधार पर ही जो है अनुबंध का निपटारा कर लिया जाता है। तो सट्टे की आय भी व्यवसाय और पेशे की आय भी शामिल है, लेकिन सट्टे की आय की गणना अलग की जाती है। सट्टे और जुए को एक ही नहीं मानना है, इन दोनों में अंतर है। जुआ किसी घटना के घटित होने या न घटित होने पर निर्भर करता है जुए से आय। जैसे हमने बात की थी कि अगर कोई मैच चल रहा है और उस मैच में अगर कोई व्यक्ति पैसा लगाता है तो अगर उस मैच का परिणाम अगर उस व्यक्ति के फेवर में आता है तो यानी कि किसी घटना के घटित होने पर उसको आय प्राप्त हो जाती है, और अगर मैच का परिणाम उसके फेवर में नहीं आता तो उसको हानि हो जाती है। तो इसी प्रकार जुआ अलग है और सट्टा अलग है। जुए से आय के कुछ उदाहरण है, जैसे घुड़दौड़ से अगर आय हुई है, अगर लॉटरी से कोई आय कमाई गई है तो वो जुए की आय कहलाती है। अच्छा, सट्टे में और जुए में अंतर यह है कि सट्टे से आय प्राप्त करने के लिए किसी व्यवसायिक योग्यता का होना आवश्यक है, लेकिन जुआ जो है पूरा ही लक पे निर्भर करता है, पूरा ही जो है भाग्य पर निर्भर करता है जुए से आय। दूसरा, अगर सट्टे से आय कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई खर्चा किया गया है तो वो सट्टे की आय में से उसकी छूट दी जाती है, कटौती दी जाती है। लेकिन जुए से आय कमाने में अगर जुए से आय कमाने के लिए किसी प्रकार का खर्चा किया गया है तो उस व्यय की कटौती नहीं दी जाती। सट्टे से जो आय है वो व्यवसाय अथवा पेशे की आय में शामिल की जाती है, उसकी गणना इस शीर्षक के अंतर्गत की जाती है। जबकि जुए से जो आय कमाई जाती है उसकी गणना अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत की जाती है। तो इतना सब कुछ हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम कुछ अन्य प्रावधान देखेंगे व्यवसाय एवं पेशे से आय के संबंध में। इसमें पहला है अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तक रखना। देखिए, अगर किसी भी व्यवसाय की या पेशे की वास्तविक स्थिति जाननी हो तो लेखा पुस्तकें रखनी ही चाहिए। लेकिन होता है कि प्रत्येक जो व्यवसायी है या फिर जो पेशेवर व्यक्ति है वो लेखा पुस्तकें नहीं रखता।
तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ पेशेवर व्यक्तियों के लिए या व्यवसायों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि उनको लेखा पुस्तकें अपनी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी ही होगी। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये धारा 44A के अंतर्गत बताया गया है। तो अनिवार्य रूप से पुस्तकें रखना, तो किसको पुस्तकें रखनी होती है अनिवार्य रूप से? तो करदाताओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है विशिष्ट पेशे से आय, और दूसरा है अन्य व्यवसाय या अनिर्दिष्ट पेशे से। विशिष्ट पेशा, विशिष्ट पेशे से आय, तो विशिष्ट पेशे में क्या क्या शामिल है? तो जो बोर्ड है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, प्रत्यक्ष करों का जो केंद्रीय बोर्ड है, उसने कुछ पेशों को विशिष्ट पेशा बता रखा है। सरकारी गजट में ये घोषित किया गया है कि कुछ पेशे विशिष्ट पेशे हैं। उदाहरण के लिए विशिष्ट पेशा कौन कौन से हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आंतरिक साज सज्जा, सिनेमा कलाकार, कंपनी सचिव, तो कुछ पेशों को जो है, जो बोर्ड है केंद्रीय प्रत्यक्ष करों का बोर्ड, उसने जो है कुछ पेशों को विशिष्ट पेशा घोषित किया है। तो अगर करदाता इन पेशों में संलग्न है तो उसको, उसके लिए अनिवार्य लेखा पुस्तकें रखने के संबंध में क्या नियम है वो हम अभी देखेंगे। अब इसको आगे दो श्रेणियों में बांटा गया है कि अगर विशिष्ट पेशा करने वाले व्यक्ति की आय सकल प्राप्तियां, अगर सकल प्राप्तियां 1,50,000 रुपए से अधिक हो और सकल प्राप्तियां 1,50,000 रुपए से अधिक ना हो, तो जो व्यक्ति विशिष्ट पेशे में संलग्न है उसको भी फिर दो श्रेणियों में बांट दिया गया है आय के आधार पर। अगर किसी विशिष्ट पेशे में संलग्न करदाता की आय सकल प्राप्तियां 1,50,000 रुपए से अधिक हैं और सकल प्राप्तियां 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं है। कब? तो अवधि के बारे में बात की गई है। तो ये बताया गया है कि गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी, तो यहां पर भी है गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी। तो जो विशिष्ट पेशे से जो आय है, जो सकल प्राप्तियां हैं, वो अगर 1,50,000 रुपए से गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी 1,50,000 रुपए से अधिक है। गत वर्ष का मतलब अभी जो हमारा वर्तमान गत वर्ष है वो 2019-20 चल रहा है। तो यानी कि 2019-20 से पूर्व के, तुरंत पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी अगर उस पेशेवर व्यक्ति की सकल प्राप्तियां 1,50,000 रुपए से अधिक हों, तो या ऐसा भी हो सकता है कि पेशा गत वर्ष में नया प्रारंभ किया गया हो। तो अगर पेशा गत वर्ष में प्रारंभ किया गया हो, पेशा गत वर्ष में प्रारंभ किया गया हो, तो गत वर्ष में
सकल प्राप्तियां 1,50,000 रुपए से अधिक होने की संभावना। तो क्या है कि जो व्यक्ति विशिष्ट पैसे में लगा हुआ है और अगर उसकी विशिष्ट पैसे से आय यानी कि विशिष्ट पैसे से जो सकल प्राप्तियां हैं वो 1,50,000 रुपए से अधिक है। अब वो 1,50,000 रुपए से अधिक कब होगी? अगर उस व्यक्ति ने, उस करदाता ने अगर अपना पैसा गत वर्ष में प्रारंभ किया है और उसके सकल प्राप्तियों को की 1,50,000 रुपए से अधिक होने की संभावना है, या फिर अगर वो पैसा करता हुआ आ रहा है और गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी उसकी सकल प्राप्तियां 1,50,000 से अधिक रही हो, तो ऐसे पेशेवर व्यक्ति को नियम 6F में वर्णित प्रपत्र एवं लेखा पुस्तकें रखनी होंगी। तो जो ऐसा पेशेवर व्यक्ति है जिसकी सकल प्राप्तियां 1,50,000 रुपए से अधिक हैं, तो उसको आयकर नियम 6F में वर्णित प्रपत्र एवं लेखा पुस्तकें रखनी होगी। यानी कि जो रूल 6F है उसमें जो डॉक्यूमेंट और जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो उसको मेंटेन करने होंगे। तो उदाहरण के लिए रूल 6F जो है उसमें क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया है? उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है एक तो कैश बुक। ऐसे पेशेवर व्यक्ति को जिसकी सकल प्राप्तियां 1,50,000 रुपए से अधिक है, उसको एक तो कैश बुक रखनी होगी, एक उसको जर्नल मेंटेन करनी होगी जिसमें एंट्री की जाती है, और लेजर मेंटेन करनी होगी, उसको खाता बही रखनी होगी। तो इसी प्रकार कुछ जो लेखा पुस्तकें या फिर कुछ प्रपत्र बताए गए हैं तो वो उसको मेंटेन करने होंगे रूल 6F में जो भी बताए गए हैं उसके अनुसार। अब अगर बात करें कि ऐसे पेशेवर व्यक्ति की सकल प्राप्तियां अगर 1,50,000 रुपए से अधिक ना हो तो उसको भी लेखा पुस्तकें तो रखनी होगी अनिवार्य रूप से। यानी कि जो व्यक्ति विशिष्ट पैसे से आय कमा रहा है उसको अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें रखनी होगी। लेकिन लेखा पुस्तकें रखने में अंतर क्या होगा कि जिसकी सकल प्राप्तियां 1,50,000 रुपए से अधिक है उसको तो रूल 6F में जो भी प्रपत्र और लेखा पुस्तकें वर्णित है वो रखनी होगी, लेकिन जिसकी सकल प्राप्तियां 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं है उसको लेखा पुस्तकें रखनी होगी। और किस प्रारूप में रखनी होगी? उस प्रारूप में रखनी होगी जिससे कि जो कर निर्धारण अधिकारी है उसको कर योग्य आय की गणना करने में आसानी हो। जो कर निर्धारण अधिकारी है उसको कर योग्य आय की गणना करने में आसानी हो। तो जो व्यक्ति विशिष्ट पैसे से आय में संलग्न है, चाहे किसी भी श्रेणी में आ रहा हो सकल प्राप्ति के आधार पर, उनको अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें रखनी होंगी। अब हम बात करते हैं अन्य व्यवसाय या अनिर्दिष्ट पैसे से आय। अनिर्दिष्ट पैसा मतलब अविशिष्ट पैसा, जिसको विशिष्ट पैसा नहीं माना गया है, या फिर पैसे के अलावा कोई अन्य प्रकार का व्यवसाय करता है, चाहे व्यापार में लगा हुआ हो चाहे निर्माण कार्य में लगा हो। तो उनके लिए क्या नियम है? तो उनके लिए नियम है कि अगर अन्य व्यवसाय या अनिर्दिष्ट पैसे से आय गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी लाभ 1,20,000 रुपए से अधिक है। अगर जो करदाता किसी अन्य व्यवसाय या अनिर्दिष्ट पैसे में लगा हुआ है और उसके लाभ उसके व्यवसाय से या पैसे से जो लाभ है गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी 1,20,000 रुपए से अधिक हो, लेकिन ये जो सीमा है 1,20,000 रुपए की, ये सीमा व्यष्टि एवं हिंदू अविभाजित परिवार के लिए 2,50,000 रुपए। लेकिन यही सीमा, लाभों की जो सीमा है वो व्यष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए 2,50,000 रुपए के। तो यानी कि जो व्यष्टि या हिंदू अविभाजित परिवार अन्य व्यवसाय या अनिर्दिष्ट पैसे से आय कमाता है और उसके लाभ गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में 2,50,000 रुपए से अधिक है, या फिर अगर हिंदू और व्यष्टि या विभाजित परिवार के अलावा कोई अन्य प्रकार का करदाता है, कोई अन्य व्यक्ति है और उसके लाभ 1,20,000 रुपए से अधिक है,
2,50,000 से अधिक है। ये तो होगी लाभों की बात, ये तो बात है लाभों की। अब बात करें सकल बिक्री की। सकल बिक्री या सकल प्राप्ति, या अगर लाभ अगर इस सीमा से कम है, लेकिन अगर गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में सकल बिक्री या प्राप्तियां 10 लाख रुपए से अधिक हो, व्यष्टि एवं हिंदू अविभाजित परिवार के लिए 25 लाख से अधिक। तो क्या कहता है प्रावधान कि अगर कोई करदाता अन्य व्यवसाय या अनिर्दिष्ट पैसे से आय कमा रहा है और उसके लाभ गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी 1,20,000 रुपए से अधिक हो, और अगर ऐसा करदाता व्यष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार है तो उसके लाभ 2,50,000 रुपए से अधिक हो, या फिर गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में उसकी सकल बिक्री या प्राप्तियां 10 लाख रुपए से अधिक हो, और अगर ऐसा करदाता व्यष्टि या हिंदू अविभाजित परिवार है तो उसकी सकल प्राप्तियां या बिक्री 25 लाख रुपए से अधिक हो, तो ऐसे अन्य व्यवसायी को या फिर अनिर्दिष्ट पेशाकार को अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें रखनी होगी। अगर इस करदाता ने जो अन्य व्यवसाय या अनिर्दिष्ट पैसे में लगा हुआ है, उन्होंने अपना व्यापार या पेशा गत वर्ष में ही प्रारंभ किया हो, तो गत वर्ष में भी इस सीमा के, इन दी गई सीमाओं के अंतर्गत लाभ और सकल प्राप्तियां इन सीमाओं से अधिक होने की अगर संभावना हो तो उसको भी अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें रखनी होगी। अच्छा, अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें रखने के संबंध में इनके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है कि किस प्रकार रखनी होगी, कौन कौन सी पुस्तकें रखनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने होंगे, लेकिन इनको पुस्तकें इस प्रकार से रखनी होगी जिससे जो कर निर्धारण अधिकारी है उसको कर योग्य आय की गणना करने में आसानी रहे, सरलता रहे। अब अगर जो करदाता इन दोनों श्रेणियों में नहीं आता, जो भी करदाता इन दोनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता, उसको अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो है विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा, जो बोर्ड द्वारा यह सलाह दी जाती है कि सभी प्रकार के करदाताओं को अपने लेखा पुस्तकें रखनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यवसाय में अगर किसी प्रकार की हानि होती है तो उस हानि के संबंध में जो समायोजन है अन्य आयों से, वो समायोजन तभी दिया जाएगा, उस प्रकार का समायोजन तभी किया जाएगा जब उसकी के पास लेखा पुस्तकें उसने मेंटेन कर रखी है, उसने लेखा पुस्तकें बनाई है। तो अब हमने बात कर ली अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें रखने की। ये है धारा 44A। अब अगर कोई करदाता जिसको अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें रखनी है और अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें न रखने पर, अब किसी करदाता को जिसको अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें रखनी है धारा 44AA के अनुसार, और अगर वो अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें नहीं रखता तो क्या होगा? तो उसके ऊपर 25,000 रुपए का अर्थदंड यानी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें न रखने पर या लेखा पुस्तकें न रखने पर 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है। तीसरा है लेखा पुस्तकें रखने की अवधि एवं स्थान। तो लेखा पुस्तकें कितने वर्षों तक सुरक्षित रखनी चाहिए? लेखा पुस्तकें 6 वर्षों तक सुरक्षित रखनी चाहिए, और स्थान जो है व्यवसाय का
स्थान। तो जहां पर व्यवसाय का स्थान है, जहां पर उसका मुख्य कार्यालय है, वहां पर लेखा पुस्तकें रखी जानी चाहिए और कम से कम 6 वर्षों तक उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अब हम बात करें लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण। यह है धारा 44A(b). तो अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तक रखने के लिए धारा 44A था और लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण के लिए धारा 44AB है। अंकेक्षण क्या है? अंकेक्षण ऑडिट। इसका मतलब यह है कि व्यवसायी ने जो भी लेखा पुस्तकें रखी है उनका सत्यापन किसी बाहरी संस्था से, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से किया जाएगा। अंकेक्षण का मतलब होता है कि सत्यापन करना, ऑडिट करना, जांच करना। तो लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण और जो अंकेक्षित लेखा पुस्तकें होती है, ऑडिटेड जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, और उनसे जो आय दर्शाई जाती है, जो लाभ दर्शाए जाते हैं या हानि दर्शाई जाती है, उसी पर ही आयकर विभाग या कर निर्धारण अधिकारी भी उसी पर विश्वास करता है। तो लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, लेकिन ये अनिवार्यता किन करदाताओं के लिए है, जिसके लिए कुछ सीमा है। व्यवसाय से सकल बिक्री या सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 2 करोड़ रुपए से अधिक। तो अगर कोई व्यवसायी है तो उसकी सकल बिक्री या सकल प्राप्तियां गत वर्ष में अगर 2 करोड़ रुपए से अधिक है तो उसको अपनी लेखा पुस्तकों का अनिवार्य रूप से अंकेक्षण करवाना आवश्यक है। दूसरा, पेशे से सकल प्राप्तियां 50,000 सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 50,000 रुपए से अधिक हो। और अगर कोई व्यक्ति पेशे से आय कमाता है, किसी प्रकार के पेशे में संलग्न है, तो उस पेशे से उसकी सकल प्राप्तियां गत वर्ष में अगर 50 लाख रुपए से अधिक हो तो उसको भी अपने लेखा पुस्तकों का अनिवार्य रूप से अंकेक्षण करवाना आवश्यक है। जिस करदाता को जो है अपने लेखा पुस्तकों का अनिवार्य रूप से अंकेक्षण करवाना आवश्यक नहीं है, उस करदाता की फिर आय के लिए जो है अलग प्रकार से नियम बनाए गए हैं। परिकल्पित आय उसकी मानी जाती है। उन करदाताओं के द्वारा जिनके लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण नहीं हुआ है, उन करदाताओं के द्वारा दर्शाई गई आय, बताए गए लाभों पर जो है आयकर विभाग या कर निर्धारण अधिकारी विश्वास नहीं करता, तो उनके लिए कुछ अलग से परिकल्पित आय के संबंध में नियम है। अगर इनको शॉर्ट में हम समझें, परिकल्पित आय परिकल्पित आय की गणना कब की जाती है? कब किसी भी करदाता की आय को परिकल्पित आय माना जाता है? जब लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण नहीं करवाया जाता। तो लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कब नहीं करवाया जाता? जब इन सीमाओं से जो है सकल प्राप्तियां या सकल बिक्री कम हो किसी भी करदाता की, 2 करोड़ रुपए से और 50 लाख रुपए से तक हो या उससे कम हो सकल प्राप्तियां। तो परिकल्पित आय क्या होती है? व्यवसाय के संबंध में सकल प्राप्तियों का 8% या 6%, ये जो है हमारा 44AD है। 44A है लेखा पुस्तक रखने के संबंध में, 44AB है अंकेक्षण के संबंध में, और 44AD है व्यवसाय की सकल प्राप्तियों का 8 मतलब व्यवसाय के संबंध में जो परिकल्पित आय है उसके लिए है धारा 44AD। तो व्यवसाय की सकल प्राप्तियों का या सकल बिक्री का प्राप्तियों या बिक्री का 8% या 6% जो है परिकल्पित आय माना जाता है। 6% कब माना जाएगा? जितनी भी बिक्री के संबंध
चेक द्वारा प्राप्त हुई है या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हुआ है सीधा खाते में, तो अगर जितनी भी राशि इस प्रकार से प्राप्त हुई है बिक्री की, उस पर 6% माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई राशि अन्य प्रकार से प्राप्त हुई है तो उस पर 8% दिया जाएगा। अगर व्यवसाय में सारी की सारी राशि अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या चेक के द्वारा प्राप्त हुई है तो उस व्यवसाय की सकल प्राप्ति का 6% ही उस व्यवसाय की आय मानी जाएगी और ऐसी आय को परिकल्पित आय कहा जाता है। और ऐसा कब किया जाता है? जब लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण नहीं करवाया जाता, जब नहीं करवाया जाना आवश्यक हो। और पेशे की सकल प्राप्तियों का 50% ये है धारा 44 एडीए। तो व्यवसाय के संबंध में जो परिकल्पित आय की गणना की जाती है उसके लिए धारा 44 एडी है, और जो पैसे के संबंध में परिकल्पित आय की गणना की जाती है उसके संबंध में धारा 44 एडीए है। तो पैसे के संबंध में परिकल्पित आय की गणना उसकी सकल प्राप्तियों का 50% ही उसके लाभ उसकी आय मान ली जाएगी। अगर कोई करदाता जिसको अपनी लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य हो और वो लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण नहीं करवाता, तब क्या होगा? लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण नहीं करवाने पर, अगर लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण नहीं करवाया जाता तो सकल प्राप्तियों का आधा प्रतिशत या 1,50,000 रुपये दोनों में से जो कम हो के बराबर अर्थदंड लगाया जाता है। तो अगर लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण नहीं करवाया जाता तो उस करदाता पर उसकी सकल प्राप्तियों का आधा प्रतिशत या 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम हो उसके बराबर अर्थदंड लगाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।